सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिष्कार फैमिली। एज वी ऑल नो कि आपके सीबीएसई के क्लास 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीबीएसई मॉडल पेपर फॉर बिजनेस स्टडीज़। सो लेट्स बिगिन। सो एज आप सबको पता है कि सीबीएसई में जो 20 क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विश अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन? Successful one is the ability to put the principles into practice. Which aspects of the nature of management is highlighted in the above statement? Okay, so basically जो nature of management है उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल, जो एबिलिटी होती है, जिस प्रिंसिपल्स को हम एक्चुअली में प्रैक्टिस में पुट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सो द आंसर विल बी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ओके, सो बेसिकली मैनेजमेंट एज अ साइंस में जो है वो क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, हमेशा कोज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड होता है। बट मैनेजमेंट एज एन आर्ट में क्या होता है कि हम जो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स है या फिर एक्चुअल में जो चीज़ है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, Dash provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate courses of action for achieving predetermined objectives. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा प्रिंसिप जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वहाँ से क्वेश्चन है। सो प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली हम किस में करते हैं? प्लानिंग में। सो द आंसर विल बी प्लानिंग। ओके, सो बेसिकली प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमें फ्यूचर में जो है वो क्या करना है। सो आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स मूव। So question number 3 is, which level of management is responsible for the welfare and survival of the organization? Okay, so as you all know, hierarchical structure में हमारे पास मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। तो बेसिकली जो वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए प्लानिंग बनाना, पॉलिसीज फ्रेम करना। ठीक है, तो सर्वाइवल और वेलफेयर जो है वो टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो द आंसर विल बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। बेसिकली ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, which specifies that the task of management is to make the strengths of human resources effective and their weaknesses irrelevant towards achieving the organization's objectives. So basically जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, जो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशन होता है जिसका मेन काम क्या होता है कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको इफेक्टिव बनाना और उनकी जो वीकनेस है उनको इररिलेवेंट करना। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ गोल। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है वो किस पे फोकस करता है? जो भी हमारा काम है कि हमें काम करना कैसे है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स पे जो है वो मेन फोकस होता है उसका। सो द आंसर विल बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ को जो है वो इफेक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, which type of organizational structure will you suggest for a firm which has diversified activities and operations requiring a high degree of specialization? So एज वी ऑल नो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर होती है एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है। ओके, सो डिविजनल स्ट्रक्चर जो होती है बेसिकली वो हमारी किस लिए होती है कि हमारे जो भी ऑपरेशन, जो हमारे प्रोडक्ट होता है उसके स्पेशलाइजेशन के लिए होती है, और जो हमारी एक्टिविटीज़ है, डाइवर्स एक्टिविटीज़ है, ऑपरेशंस है, उसके स्पेशलाइजेशन के लिए जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. So the question is, grouping similar nature jobs into larger units called departments is the step in the process of one of the function of management. Identify the function of management. So as we all know, management जो है वो उसके 5 functions होते हैं, starting from the planning,
टू कंट्रोलिंग. ओके, सो ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहाँ पे हम सिमिलर नेचर की जो जॉब्स हैं, जो लार्जर यूनिट्स होती हैं, उनको जो है वो एक डिपार्टमेंट में जो है वो रखते हैं. सो द क्वेश्चन विल बी ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है या फिर जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनके जो सिमिलर टाइप के हैं उनके हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है वो फ्रेम करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट. सो प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है सबसे जो इनिशियल फंक्शन होता है. सो ऑप्शंस देखते हैं. प्लानिंग प्रोसीड्स अदर फंक्शंस, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, plan is framed, it is implemented and is followed by another plan, and so on. Planning is required at all levels of management as well as in all departments of the organization. So as primary function का मतलब होता है initial function, सबसे पहला जो function होता है management का. So the answer will be planning precedes other functions. Next question, planning is closely connected with dash and dash. So प्लानिंग जो है वो बेसिकली एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है और एक इनोवेटिव एक्टिविटी होती है. सो द आंसर विल बी प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल विच एम्स एट प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी इज. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्योल थे, हेनरी फ्योल, वो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है. उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के. So the principle of management given by Fowle which aims at preventing overlapping of activities. जो overlapping of activity का मतलब क्या है कि एक activity जो है वो repeatedly perform नहीं हो. So the answer will be unity of direction. Okay, next question. Dash ensures that the subordinate performs task on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters. According to this question, कि कौन सा टास्क होता है जिसमें सबॉर्डिनेट जो है वो मैनेजर का काम परफॉर्म करता है ताकि मैनेजर का जो वर्कलोड है उसको हम कम कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स है या जो इम्पोर्टेंट टास्क है उस पर एक मैनेजर जो है वो फोकस कर सके. सो बेसिकली दिस आंसर विल बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो उसमें ये होता है कि हम जो भी हमारा वर्कलोड होता है, वर्कलोड को कम करने के लिए मैनेजर को जो भी काम है उसको हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो है वो लोअर जो डिवीज़न है उस पर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, name the concept that refers to the number of subordinates that can be effectively managed by superior and determines the number of level of management in the organization. So according to this question, एक मैनेजर जो है वो कितने लोगों को, कितने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है. सो द आंसर विल बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सो बेसिकली ए ऑप्शन इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क क्या है, वेदर इट्स डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर. हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम टॉप से लोअर लेवल तक, सुपरवाइजरी लेवल तक जो भी हम वर्कलोड को कम करने के लिए जो है वो करते हैं. और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट करते हैं हमारे जो सुपीरियर्स हैं उनको. सो द आंसर विल बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 11, Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. Identify the principle of scientific management discussed above. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेलर थे वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेलर जो है उनका ये मानना था कि हर एक काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है. सो उन्होंने जो है वो प्रिंसिपल जो दिया था वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. तो आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which step in the process of planning will precede the step in which the manager is required to make certain assumptions about the future, which are the base material upon which the plans are drawn. So ऐसा कौन सा स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस में जो प्रोसीड करेगा कि एक मैनेजर जो है वो एक सर्टेन अजम्पशंस जो है वो बनाता है. सो सबसे पहला जो आएगा वो है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ही जो है वो हम अजम्पशंस ड्रॉ कर सकते हैं. सो द आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 13, अ मैनेजर इज अ कॉन्शियस मैनर हैज़ टू एंश्योर दैट
where members of a department willingly cooperate, coordinate, gives direction to the willing spirit. The characteristic of coordination being highlighted above is. So सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि coordination जो है वो उसका मतलब क्या होता है. So coordination basically मतलब होता है कि willingly जो भी हमारा organization है उसमें हमारे जो employees है वो willingly coordinate करे, willingly उस काम को जो है वो करे. So यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जो है वो कौन सा करेक्टरिस्टिक होगी, तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. डेलिब्रेट का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से विलिंगली जो है वो उस काम को वो परफॉर्म करे. सो द आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 14. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है उसके सारे स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में जो है वो अरेंज करना है. सो ए ऑप्शन है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सो इसमें से जो है वो हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है. तो एज वी ऑल नो कि जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होती है उसमें हम सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और काम को जो है वो डिवाइड करते हैं. ओके, सो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया और काम को डिवाइड कर लिया, सो उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, फिर उस काम को जो है वो आइडेंटिफाई करके उसको हम काम को जो है वो डिवाइड करेंगे. थर्ड विल बी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. जो भी हमारी ड्यूटीज़ है हम वो असाइन करेंगे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में. एंड लास्ट विल बी एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में बेसिकली ये चीज़ होती है कि हमारे जो भी सबॉर्डिनेट और सुपीरियर है कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये चीज़ हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में जो है वो डिसाइड करते हैं. सो द आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 15. Planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork. The feature of planning being referred in the above statement is. Okay, तो प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग होता है. लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो आप जो है वो प्रॉपरली आपको पूरी स्टडी करनी पड़ती है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है. सो प्लानिंग का ये कंटिन्यूस का फीचर नहीं हो सकता है. सो ऑप्शन विल नॉट बी ए. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये भी नहीं होगा. प्लानिंग इज परवेसिव. प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब है कि प्लानिंग जो है वो हर एक लेवल पे होगी, वेदर इट्स टॉप, मिडल और लोअर लेवल, हर एक डिपार्टमेंट में होगी. सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा. सो द राइट आंसर विल बी प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है कि हमें जो है वो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत होती है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. Ravi joined a marketing firm as a sales manager. On his first day in the company, during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the functions of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling all the time. Which characteristic of management was highlighted? The CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the function. Okay, सॉरी, यहाँ पे साइमल्टेनियसली परफॉर्म द फंक्शन है कि उसे हर एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एक साथ सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने हैं. सो द आंसर विल बी मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 17. The technique of scientific management given by Taylor, which aims to establish interchangeability of manufactured parts and products is. Okay, सो टेलर जो है वो उन्होंने साइंटिफिक जो है वो हमें प्रिंसिपल्स दिए थे. तो उनकी कुछ स्टडीज़ थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. मेथड सिस्टम जो है उसमें टेलर ने बताया था कि हर एक काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है और हमें उसी वे में जो है वो उसी मेथड से वो काम करना चाहिए. मोशन स्टडी में एक्चुअली ही टोल्ड कि ऐसे कुछ जो है वो मोशन होते हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो एक एम्प्लॉय को या एक वर्कर का जो है वो टाइम वेस्ट होता है, तो उन मोशंस को अगर हम रिड्यूस कर दें तो हम उस टाइम को जो है वो बचा सकते हैं. स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे, हर एक प्रोडक्ट के जो है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू टेलर कि हर एक जो वर्कर है जो खुद इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता है उसके लिए जो है वो वेज रेट अलग होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू हिम कि जो वर्कर जितने ज़्यादा पीसेस बनाएगा, प्रोडक्ट जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ही ज़्यादा वेजेस जो है वो मिलने चाहिए. तो बेसिकली जो वेज सिस्टम है हमारा या वेज रेट है वो अलग होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इन स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है. तो स्टेटमेंट 1 जो है, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. और स्टेटमेंट 2 जो है वो है, एडवर्टाइजिंग लेक्स डायरेक्ट फीडबैक
ओके तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हमें पता है कि जो इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो बेसिकली हम न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू जो है वो हम देते हैं, तो ये पर्सनली जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। उस स्टेटमेंट, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और सेकेंड स्टेटमेंट एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एडवर्टाइजमेंट में से हम डायरेक्ट जो है वो हमें फीडबैक नहीं मिलेगा कि वो इफेक्टिव है नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Question number 19. If there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will be required. This step in the process of planning will involve organizing for labor and purchase of machinery. Identify the step in the planning process being discussed above. Okay, so इस question में जो है वो हमें planning process का जो है वो step identify करना है, तो the right answer will be implementing the plan. Question number 20. Assertion: planning is futuristic and the reason is planning concerned with the future which is certain and does not require forecast. So planning जो है वो futuristic जो है वो process होती है, and planning जो है उसका मतलब क्या होता है कि हम आज में present में जो है वो future के बारे में decide करते हैं कि हमें क्या करना है। So जो assertion है आपका वो right है, but planning is concerned with the future which is certain. ओके, फ्यूचर इज नेवर सर्टेन, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। जो ए है वो करेक्ट है, बट इसका जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लानिंग जो फ्यूचर होता है वो कभी भी सर्टेन नहीं होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. According to these plans, the organizational structure is developed and staffed. In order to ensure that these plans are executed according to the plans, directing is required. Any discrepancies between actual and realized activities are then taken care of at the stage of controlling. Name and explain the process highlighted above which started at the planning stage itself and is implicit and inherent in all the functions of management in the organization. So बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को ढंग से स्टडी करें तो यहाँ तक जो है वो हमारी जो प्लानिंग की बात हो रही है, उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है, उसके बाद डायरेक्टिंग की बात हो रही है, फिर जो है वो कंट्रोलिंग की बात हो रही है। सो बट ये लास्ट में पूछ क्या रहा है कि जो ऐसा कौन सी यहाँ पे इस प्रोसेस को हाईलाइट किया गया है जो प्लानिंग स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाती है, और हर एक फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक फंक्शन पे जो है वो कंपलसरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लानिंग जो प्रोसेस होती है उस पर जो हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है वो है कोऑर्डिनेशन। ओके, सो कोऑर्डिनेशन जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो हर एक एक्टिविटी को जो है वो सिंक्रोनाइज करना, हर एक एक्टिविटीज़ को लिंक करना। सो द करेक्ट आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. Explain the critical point control with respect to analyzing deviations, a step in the process of controlling. Give a suitable example. सबसे पहले तो जो CPC है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे मैनेजमेंट या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हर एक एस्पेक्ट जो है उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब की पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ऐसे पॉइंट्स जो हमारे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं उस पर जो है वो फोकस करते हैं, तो उस कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ओके, सो द आंसर विल बी critical point control. It is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. Control should therefore focus on key organization. These key areas are set as the critical points. ओके, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि हम हर एक एक्टिविटी पे जो है वो पूरा चेक नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारे जो की एरियाज है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, उस पॉइंट पे जो है वो मेन फोकस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सो इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस, इन एन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन द लेबर कॉस्ट may be more troublesome than a 15% increase in postal charges. ओके, एक कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर उसमें जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो 5% से इंक्रीज होती है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अफेक्ट करेगी रादर देन अगर 15% से पोस्टल चार्जेस इंक्रीज होते हैं तो बेसिकली इसमें क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, 5% जो लेबर कॉस्ट है वो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24.
स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्टेट करने हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। ऑर्डरली फंक्शन सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टेट स्टॉक सेबी का, वो क्या होता है कि जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उनको रेगुलेट करना और जो सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना, ताकि ऑर्डरली जो फंक्शनिंग है वो परफॉर्म हो सके। सेकेंड, to protect the right and interest of investors, particularly individual investors, and to guide and educate them. So SEBI जो establish हुआ था basically वो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एस्टैब्लिश हुआ था। सो इसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है सेबी का, वही जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट, to prevent trading malpractices and achieve a balance between self-regulation by the security industry and its statutory regulations। जो भी malpractices है वो insider trading and all वो सब नहीं हो। Fourth objective, to regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediaries। जो भी इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज कौन है, जैसे ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर्स है, वो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डेवलप करना, ताकि जो भी हमारे स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें फेयर प्रैक्टिसेस जो है वो हो। तो इसमें से आपको कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज। सो जो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस है, फर्स्ट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे शेयर है, डिवेंचर्स है, उनको मनी में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका पहला काम क्या होता है कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ जो इशू हो चुकी है, जो IPOs आ चुके हैं, उनको लिक्विडिटी मॉनिटरी में कन्वर्ट, मनी में कन्वर्ट करना। और एक मार्केटेबिलिटी मतलब एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि उन सिक्योरिटीज़ को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। सेकेंड, pricing of securities on the stock exchange is determined by the forces of demand and supply। जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनका जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो कैसे होता है कि उन सिक्योरिटीज़ की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेयर है, उसका डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा, और अगर उसकी डिमांड नहीं है तो उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का मेन काम क्या होता है कि जो भी डिमांड और सप्लाई है उसके हिसाब से सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग जो है वो डिटरमाइन करना। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन इज इंश्योर्ड एज मेंबरशिप ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड इट्स डीलिंग्स आर वेल डिफाइंड। सो स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सेफ होती हैं, ठीक है। तो उस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इनको सेबी जो है वो रेगुलेट करता है टाइम टू टाइम, और उसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काम करते हैं। फोर्थ, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो अगर कोई खरीदता है, फॉर एग्जांपल ए है, उसने बी को जो है वो शेयर्स जो है वो बेच दिए। सो बेसिकली ए ने जो है वो डिसइन्वेस्ट किया और बी जो है वो उससे फर्दर जो है वो अपने पैसे री इन्वेस्ट किए। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेसिकली इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और इन्हीं डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट से जो है वो क्या होती है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। Next, spreading equity cult by ensuring wider ownership by way of regulating new issues। So basically बात करते हैं हम इक्विटी कल्ट जो है उसका मतलब क्या होता है। इक्विटी कल्ट होता है कि बेसिकली एक कोई पर्टिकुलर शेयर जिसकी चाहे प्राइस कम हो, ज़्यादा हो, बट सडनली उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब अगर ए ने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया तो बी, सी, डी, ई सबके सब उसी सेम शेयर में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे उसकी वैल्यू उतनी हो या फिर नहीं हो। तो बेसिकली जो हमारे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वो जो इक्विटी कल्ट को स्प्रेड करने का काम करता है। नेक्स्ट, providing scope for speculation by ensuring speculative activity within the provisions of law for it to take place in restricted and controlled manner। So जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारे स्पेकुलेशन जो है
उसको इंश्योर करते हैं। स्पेकुलेशन मतलब होता है कि हम फ्यूचर में आज का प्राइस जो है वो हम शेयर का प्राइस सपोज 5 रुपीज़ है और फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका प्राइस बढ़ के 10 रुपीज़ होगा। सो आज बल्क में शेयर्स परचेज किए और फ्यूचर में जब उसका प्राइस हाई हो गया तो हमें बेच दिया जस्ट टू मेक प्रॉफिट। तो स्पेकुलेशन को जो है वो, और ये स्पेकुलेशन एक्टिविटी जो भी होती है वो हमेशा लिमिटेड होगी, ठीक है, विद इन प्रोविजंस, जो लोग ने प्रोविजंस बना रखे हैं उसी के अंदर होगी, अदरवाइज स्पेकुलेशन जो है वो इलीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals in the process of identifying and choosing the best person out of number of prospective candidates for the job. Enumerate any 3 of its types. Okay. सो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की सर्टेन जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको मेज़र करने की जो है वो कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस में जो है वो हम बेस्ट पर्सन को, जो हमारे मेजर्स जो हम अडॉप्ट करते हैं उसके थ्रू जो हमें बेस्ट पर्सन लगता है उसे हम चूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये स्टाफिंग का पार्ट है। स्टाफिंग जो है उसमें हम हमारे इंडिविजुअल्स के टेस्ट लेते हैं, जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंट जो टेस्ट होता है उसमें हम जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट होते हैं ताकि हम एक इंडिविजुअल का IQ लेवल जो है वो पता कर सके। तो दो फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकेंड जो है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल के जो पोटेंशियल है कि वो नई चीज़ें, नई स्किल्स कितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकता है, कितनी जल्दी सीख सकता है, तो ये टेस्ट जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। थर्ड होता है पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो एक पर्सन की इमोशनल प्लस उसके जो सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके जो उसके रिएक्शंस होते हैं, उसका मैच्योरिटी लेवल, ये सारी चीज़ें हम पर्सनालिटी टेस्ट में जो है वो टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में जो एग्जिस्टिंग स्किल्स होती है एक इंडिविजुअल की, ऑलरेडी उसको लेवल ऑफ नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, उसको कितना पता है, ये सारे टेस्ट जो है वो ट्रेड टेस्ट होते हैं। और लास्ट हमारा आता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो इंटरेस्ट जो टेस्ट है वो पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो है एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी हॉबीज़ क्या है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो सारे इंटरेस्ट टेस्ट में आते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। State any 4 barriers to communication which are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding the message into words or impression. Okay, तो ऐसे कौन से 4 barriers होते हैं कम्युनिकेशन में जो मैसेज को एनकोड करते टाइम, डिकोड करते टाइम जो है वो ऑब्स्टेकल्स आते हैं या फिर कौन से इंप्रेशंस होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। तो एनी 4 इनमें से कोई भी आपको जो है वो 4 आप लिख सकते हो। सबसे पहला, समटाइम्स इंटेंडेड मीनिंग मे नॉट बी कन्वेड बाय अ मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट्स ड्यू टू बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज विच मे बी ऑन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट वोकेबलरी। अगर एक मैनेजर जो है वो अपना मैसेज दे रहा है बट वो मैसेज सबऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से, और वो किसी भी वजह से हो सकता है, लाइक इनएडिक्वेट, चाहे वोकेबलरी जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं की हो, या फिर कुछ भी रॉन्ग वर्ड्स जो है वो आपने यूज़ किए हों, ओके, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो थे वो ओमिट हो गए हों, ठीक है। नेक्स्ट, a word may have different meaning and the receiver has to perceive one such meaning for the word used by the communicator. तो एक जो वर्ड होता है उसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो जो रिसीवर है उसने जो एक्चुअल मीनिंग था, जो एक कम्युनिकेटर बताना चाह रहा था, वो मीनिंग नहीं समझ के कुछ और मीनिंग जो है वो समझ लिया हो। थर्ड, इफ दिस ट्रांसलेटर इज नॉट प्रोफिशिएंट विद बोथ द लैंग्वेज, जो भी हमारा ट्रांसलेटर है अगर वो दोनों लैंग्वेज में जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, उसकी वजह से कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो क्रिएट हो सकती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट, सम कम्युनिकेशंस में हैव सर्टेन अजम्पशंस विच आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। कुछ अजम्पशंस जो है वो हमने ऐसे ले ली जिसके अलग अलग जो है वो इंटरप्रिटेशंस हैं। And last one, it is usually found that specialists are technical jargon while explaining this persons who are not specialists in the concerned field and therefore may not understand the actual meaning of many words. जो भी expert है उसने इस तरीके के जो technical words का use किया कि हम जो है वो जनरल जो आपके employees हैं वो समझ ही नहीं पाए। Okay, and last one, if there is no match between what is said and what is expressed in body movements. आप जो बात बोलना चाह रहे हो बट आपके जो बॉडी मूवमेंट्स है वो कुछ और ही बोल रहे हैं, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन गैप जो है वो आ जाएगा। 27th क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी। ओके, जो अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी बैरियर हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, वो क्या क्या हो सकते हैं।
तो सबसे पहला, इफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पॉलिसीज कौन सी होती है आपकी, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो आपकी पॉलिसीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो ही सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, अगर फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं, आपकी इस तरीके की पॉलिसीज़ है जहाँ पे आप ओपनली जो है वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं करती है पॉलिसीज़, तो भी आपकी जो है वो कम्युनिकेशन में गैप जो है वो होगा। सेकेंड, rigid rules and regulations, cumbersome procedures may be a hurdle to communication, as communications through prescribed channels may result in delays. अगर आपके rules regulations जो है वो बहुत ही ज़्यादा rigid हैं, तब भी जो है वो नॉइस क्रिएट हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप जो है वो एग्जिस्ट करेगा। जो सुपीरियर का स्टेटस है, आपका जो बॉस है उसका जो स्टेटस इस तरीके का है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपसे आके बात जो है वो नहीं कर पाएंगे। Complexity in the organization caused by the number of managerial levels may delay and distort the communication as the number of filtering points is more. Okay, अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, मैनेजरियल लेवल्स इतने ज़्यादा है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉप मैनेजमेंट है ए और जो आपका लोअर लेवल पे कोई भी वर्कर है ई, तो अगर ए को ई तक कोई बात पहुंचानी है तो बी सी डी 3 लोगों तक बात पहुंचेगी, तो एक बहुत ज़्यादा डिले होगा, प्लस जो भी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो जो है वो फिल्टरिंग हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट, if facilities like frequent meetings, suggestion box and complaint box, social and cultural gathering, transparency in operations etc. for smooth, clear and timely communications are not provided, communications may be hampered. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सजेशन बॉक्स नहीं है, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स नहीं होती है, कल्चरल गैदरिंग्स नहीं होती है, तो भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो हैम्पर होगी। Next, number 28. In Sarthak Steel, several initiatives have been taken to further improve the motivation level of employees through designing jobs that include greater variety of work content, providing certain stability about future income and work, providing fringe benefit like housing, medical aid, etc., allotment of shares in line with various incentives. Identify and briefly explain the incentives being given by the organization to the employees. So first of all, जो incentives दिए जाते हैं employees को, वो 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स जो डायरेक्टली मॉनिटरी टर्म्स में जो है वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, एंड जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट फ्री हाउस, कार, बच्चों की एजुकेशन, ये सब जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। तो हमें एक केस स्टडी दी हुई है, तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो इंसेंटिव्स इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या क्या है। सो द आंसर विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब एनरिचमेंट। ओके, जॉब एनरिचमेंट जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि एक जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना, एक ही काम को जो है, एक जॉब को अलग अलग तरीके से जो है वो वैरायटी उसमें ऐड ऑन कर देना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो है वो अलग अलग स्किल्स जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया, अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, तो उसे जो है वो हम जॉब एनरिचमेंट बोलते हैं। ठीक है। द सेकेंड वन, जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज़ जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो बहुत कम हो जाता है। सो एक सिक्योर जॉब अगर देते हैं तो एक एम्प्लॉय जो है वो एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, ड्यूरेशन तक जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कंटिन्यूसली काम करेगा। एंड द थर्ड वन विल बी परगजिट। परगजिट में जो है वो एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल कार अलाउंसेस आप दे रहे हो, ओके, हाउसिंग है, मेडिकल एड है, एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, जो भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवा रहे हो वो परगजिट्स हैं। फोर्थ पॉइंट, को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन में है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो अपनी शेयर्स जो है वो अलॉट कर दो, या फिर शेयर्स जो है वो उनको ऑफर करो और उनको जो है वो को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करो। क्वेश्चन नंबर 29, briefly explain any 3 of the following techniques of scientific management as given by F.W. Taylor। तो F.W. Taylor ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी, कोई भी 3 जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। सो सबसे पहला जो है वो है हमारा 4 उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी, मेथड स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो सबसे पहले हम मेथड जो है, मेथड स्टडी की बात करते हैं कि मेथड स्टडी में F.W. टेलर जो है वो उन्होंने क्या बोला था।
तो मेथड स्टडी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। अकॉर्डिंग टू मेथड स्टडी, टेलर ने जो है वो ये बोला कि हर एक काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है, तो हमें सबसे पहले उस एक बेस्ट तरीके को, वन बेस्ट वे जो है वो देखना है और हर काम को जो है वो उसी के अकॉर्डिंग करना है। There are various methods of doing the job. To determine the best way, there are several parameters. तो उन्होंने कुछ several parameters दिए थे कि उसके थ्रू जो है वो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस काम को करने का बेस्ट तरीका जो है वो क्या होगा। Right from procurement of raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is part of method study. So according to Taylor, जब हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसके रॉ मटेरियल को लेने से लेके उस प्रोडक्ट को जब हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वो हर एक पार्ट जो है वो मेथड स्टडी जो है, हर एक एक्टिविटी मेथड स्टडी का पार्ट होगी। टेलर डिवाइज द कंसेप्ट ऑफ असेंबलिंग लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। ओके, तो यहाँ पे हम मेथड स्टडी का जो है वो एक एग्जांपल ले सकते हैं, फोर्ड मोटर्स। तो फोर्ड मोटर कंपनी जो है वो ये कंसेप्ट यूज़ करती है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप, जो सेकंड हमारा साइंटिफिक जो है। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सो ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क है, उसमें अकॉर्डिंग टू फेयोल उन्होंने ये बोला था कि हर एक काम को जो है वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस पर्टिकुलर काम के लिए जो है वो हम एक स्पेशलाइज्ड जो पर्सन है उसको हायर करेंगे। सो ये बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो यही डिवीज़न ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है टेलर का, उसी का एक्सटेंशन है। तो उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन टू शॉप फ्लोर, ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन। तो फेयोल ने ये चीज़ बोली कि हर एक जो भी वर्कर होगा वो उसके 8 बॉस होंगे और वो 8 जो फोरमैन होंगे, 8 बॉस होंगे, 8 बॉस होंगे, उससे जो है वो ऑर्डर रिसीव करेंगे। ओके, तो फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रिड, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, मैनुअल डिटर्जिटी एंड एनर्जी, ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ। सो इन्होंने ये क्वालिटीज़ बोली थी कि हर एक फोरमैन में ये क्वालिटी होनी चाहिए। एंड एज वी ऑल नो कि एक सिंगल पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती है। सो टेलर ने ये सजेस्ट किया कि हर एक वर्कर जो है वो उस पर 8 फोरमैन होंगे और 8 फोरमैन जो है वो उनमें ये सारी अलग अलग जो है वो क्वालिटीज़ होंगी, जो क्वालिटी जिसमें एग्जिस्ट करेगी उसी को हायर किया जाएगा। थर्ड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली जो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड जो है हर एक एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड करते हैं। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना, रॉ मटेरियल जो है वो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना, एक टाइम ड्यूरेशन, टाइम प्रोडक्ट के, मशीनरी, मेथड्स ऑफ वर्किंग कंडीशन, हर एक चीज़ के लिए जो है वो स्टैंडर्ड सेट करना। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू फेयोल हर एक चीज़ के लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए और उसी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग जो है वो सारी प्रोडक्शन होगी। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप। एक फिक्स टाइप जो है उसी के अकॉर्डिंग हम सारे प्रोडक्ट्स या साइज या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोडक्ट की डिसाइड करेंगे। टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, to establish standards for excellence and quality in material, and the last one is to establish standards of performance of man and machines. और लास्ट जो था वो था पीस वेज सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू टेलर पीस वेज सिस्टम जो है वो एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा कि कुछ पैरामीटर्स जो है वो सेट कर दें हम, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो एक वर्कर जो है वो जो पैरामीटर्स पे अगर काम करता है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में अगर वो उतना प्रोडक्शन करता है तो उसे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वेज पे किया जाए। तो इससे क्या होगा, एक वर्कर जो है वो एफिशिएंटली या इफेक्टिवली काम करेगा और जो वर्कर इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, उसको उतना ही जो है वो हाई वेज जो है वो मिलना चाहिए, रिवॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। ओके, एज वी ऑल नो हेनरी फेयोल जो है वो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए थे। तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उनमें से जो है वो हमें 3 प्रिंसिपल्स को, एनी 3 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड, सेकंड इक्विटी, थर्ड रेम्यूनरेशन और फोर्थ इनिशिएटिव। फर्स्ट वन इज इक्विटी ऑफ कमांड। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस। तो
सो इक्विटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय जो है, हर एक सबॉर्डिनेट सिर्फ एक ही बॉस से, एक ही सुपरवाइजर से जो है वो ऑर्डर रिसीव करेगा। तो वन हेड एंड वन बॉस जो है वो होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का, क्योंकि अगर मोर देन वन बॉस होंगे तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर वो एक से ज़्यादा बॉस के ऑर्डर्स लेगा तो कोई भी काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो ये अगर ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता है तो उससे क्या होगा, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, ओके, डिसिप्लिन इज इन jeopardy, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो यूज़ होता है, और ड्यूअल जो सबॉर्डिनेशन होता है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर। ओके, नेक्स्ट इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो ये जो प्रिंसिपल है वो क्या जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयरली जो है वो डील करें, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज kindliness and justice in the behavior of manager towards workers. This will ensure loyalty and devotion. अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को kindliness and justice के साथ जो है वो डील करते हैं, उनसे हर एक वर्कर्स के साथ जो है वो जस्टिस है, इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर की जो है लॉयल्टी एंड डिवोशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। Fuel does not rule out use of force sometimes. ओके, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल उनको ये है कि हमेशा जो है वो हमें फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। रादर ही सेज दैट लेजी पर्सोनल शुड बी डील्ड विद स्टर्नली टू सेंड द मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर कोई ऐसा पर्सोनल है, ऐसा कोई एम्प्लॉई है जो काम नहीं करता है, तो उसके लिए मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि हम एक मैसेज जो है वो सेंड कर सके कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉई जो है वो इक्वल है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो भी हम मॉनिटरी टर्म्स में हमारे एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, तो ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी हम हमारे एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर हार्ड वर्क, उनके अकॉर्डिंग भी सही होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग भी, और एम्प्लॉयज़ जो है वो भी ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा डिमांड करे ऑर्गेनाइजेशन से। सो दोनों ही पॉइंट पे जो है वो हमेशा रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए। द एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव दैम एटलीस्ट अ रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब एटलीस्ट हम उन्हें इतना फेयर वेजेस पे करें कि वो अपना एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन कर सके। फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो हमेशा जो है वो मैनेजमेंट को वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ताकि वो इनिशिएटिव ले सके। अपने जो भी इनिशिएटिव मतलब है कि खुद से जो है वो फर्स्ट स्टेप ले, सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए वो। आप मैनेजमेंट को उन्हें इतना मोटिवेट करना चाहिए कि वो विलिंगली जो है वो कोई भी काम आगे आके जो है वो करें। क्वेश्चन नंबर 31, Jojo and Jojo is a company known for its consumer business of baby oil and bandage, but many people do not know that the company also runs a medical device and diagnostic business, as well as a pharmaceutical company. With more than 180,000 employees worldwide, the company has chosen to share decision-making authority with lower level. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जब हम लोअर लेवल के साथ जो है वो शेयर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हर एक लेवल पे, लोअर लेवल पे जो है वो शेयर करते हैं। सो इस क्वेश्चन में जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। एंड प्लेस इट नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, देयरफॉर द रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम। This propagates the belief that people are competent, capable and resourceful who can get chance to prove their ability, and enables the company to identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders, so that the checking required on decisions taken by lower levels of management is the least. This makes it possible to evaluate performance at each level, and each department can be individually held accountable for their results. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम जब डिसीजन मेकिंग पावर्स हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इससे जो है वो हमें एक पता चलेगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सफुल, कैपेबल और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो है, और उनकी एबिलिटीज़ जो है वो हम पता कर सकते हैं। इससे कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है उन एग्जीक्यूटिव्स को जो who have the necessary, जिनमें ये पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में एक अच्छे लीडर या अच्छे मैनेजर जो है वो बन सकते हैं। सो
By quoting the lines, give above, identify and briefly explain the benefit of the concept discussed above. As I already told you कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, तो जो कंसेप्ट यहाँ पे बात हो रही है जिसकी वो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो यहाँ पे हमें लाइंस कोट करके जो है वो आइडेंटिफाई करना है और ब्रीफली उनको एक्सप्लेन करना है कि जो क्या बेनिफिट है डिसेंट्रलाइजेशन के. सो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहला, रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम. यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन में अभी बात की थी कि जो रिस्पॉन्स है, जो डिसीजन मेकिंग ये रहा, द रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम. अगर हर एक लेवल पे डिसीजन मेकिंग होगी तो उससे क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स है वो टाइम नहीं लेगा और जो भी हमें जो प्रॉब्लम है उसको हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्विकली डिसीजन ले सकते हैं. सो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सिंस डिसीजन आर टेकन एट लेवल विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल्स. द प्रोसेस इज मच फास्टर. जहाँ जिस लेवल पे प्रॉब्लम है वहीं पे उस प्रॉब्लम को जो है वो उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजंस लिए जाएंगे. तो उससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि हर एक लेवल पे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगी. तो इट विल सेव योर टाइम. सेकेंड, who can get a chance to prove their abilities. तो develops managerial talent. तो सेकेंड इंपॉर्टेंस है कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे जो है वो हम हमारे एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ जो है वो उसको पता कर सकते हैं. तो उससे जो है वो एक मैनेजरियल टैलेंट जो है वो डेवलप होता है और जो फ्यूचर जो हमारे मैनेजर हैं या फ्यूचर लीडर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं. Next, identifying those executive who have the necessary potential to become a dynamic leader. तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक सबॉर्डिनेट में जो है वो इनिशिएटिव डेवलप करती है कि वो आगे आके खुद से जो है वो इनिशिएटिव ले. तो उससे जो है वो सेल्फ रिलायंस जो है वो प्रमोट होता है एक एम्प्लॉय में. ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर जो एग्जीक्यूटिव्स है, फ्यूचर मैनेजर डेवलप करने में हेल्प करता है डिसेंट्रलाइजेशन. फोर्थ वन, this makes it possible to evaluate performance at each level and each department. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे बेटर कंट्रोल रहता है क्योंकि अगर हम हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेवल पे ये चीज़ पता कर सकते हैं कि काम कहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके जो प्रॉब्लम है डेविएशंस का पता कर सकते हैं, तो उसके लिए अकाउंटेबल हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हैं. तो बेटर फीडबैक एंड बेटर कंट्रोल जो है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से. Let's move to question number 32. Coco Limited offers a wide variety of chocolate products. It has an action program of not selling its products by their generic name. So first of all, generic name जो है वो मतलब क्या होता है? जेनरिक नेम का मतलब होता है कि हम उस प्रोडक्ट को कॉमनली जो एक नाम है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट, तो चॉकलेट के नाम से ही जो है वो उस प्रोडक्ट को अगर हम लॉन्च करते हैं, ना कि उसे कुछ स्पेसिफिक नाम देके, तो उसे हम जेनरिक नेम बोलते हैं. बट अंडर डिफरेंट नेम्स. तो बेसिकली कोको लिमिटेड है वो वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स जो है वो बनाती है. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जेनरिक नेम पे नहीं सेल करके बेच के हम उन्हें डिफरेंट नेम लाइक कोको सिल्क बार, कोको मंची, कोको क्रंची, इन नाम से जो है वो स्पेसिफिक नाम से जो है वो हम उनको मार्केट में लेके आएंगे फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट. ऑल दीज नेम्स हैव ग्रेट पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट. As the company policy, the products were offered at reasonable and affordable prices for targeting a mass customer base. तो बेसिकली उन्होंने जो है वो स्पेसिफिक नाम पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और कंपनी की पॉलिसीज जो है वो ऐसी है कि उन्होंने एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स को ऑफर किया. ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन द कंपनी लॉन्च्ड अ मासिव प्रमोशनल कैंपेन इन टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव. तो प्रमोशनल कैंपेन का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी हम एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, उन एक्टिविटीज़ को कंपनी ने जो है वो प्रमोट किया. द कंपनी इंट्रोड्यूस फ्री गिफ्ट्स फॉर द कस्टमर. Their on-ground sales team deliver products not only to the departmental stores but also to small shops so that all segment of customers can easily get the products. They also provide information and support services to customers to ensure repeat sales. तो basically जो कंपनी थी उन्होंने फ्री गिफ्ट्स जो है वो कस्टमर्स को वो दिए, प्लस उनकी जो ग्राउंड सेल्स टीम्स थी उन्होंने प्रोडक्ट सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी नहीं, छोटी छोटी जो भी शॉप्स थे वहाँ पे भी डिलीवर किया ताकि उनका जो सेगमेंट है, कस्टमर सेगमेंट है, उस तक वो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को इजीली पहुंचा सके. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग विच द फर्म विल बी इन्वॉल्व्ड इन अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड वर्म इन इट्स ऑलरेडी परफॉर्मिंग. ओके, सो बेसिकली ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो और ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करे, जो इन्होंने एक्टिविटीज़ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मेंशन कर दी, उसके अलावा ऐसी कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है जो फर्म परफॉर्म कर रही है. सो द आंसर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. ओके, सबसे पहले कंपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रही है, उसके बाद जो है वो मार्केट को एनालाइज कर रही है. सो दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर. सबसे पहले मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वो उस प्रोडक्ट की नीड जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम गैदर करें और मार्केट इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज करें कि बेसिकली इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कितनी हो सकती है, and make various decisions for the successful marketing of the products and services. This is important for making an analysis of the available opportunities and threats as well as strength and weakness of the organization and helps in deciding what opportunities can best be pursued by it. तो basically यहाँ पे हम SWOT analysis करते हैं. SWOT analysis basically strength, weakness, threat and opportunity. Strength, weakness, opportunity and threat. तो कोई भी मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो है वो स्वॉट एनालिसिस किया जाता है. सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, क्या हम कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक सकते हैं या फिर नहीं. फिर हमारी वीकनेस, फिर अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या हम इस टाइप का प्रोडक्ट अगर लेके आते हैं तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और उसके लिए थ्रेट जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी. Second one, product designing and development. The design of the product contributes to making the product attractive and to target customer. A good design can improve performance of a product and give it a competitive advantage in the market. So basically second जो function perform हो रहा है वो है product designing का और development का. तो product जो है वो इस तरीके से हम design करें, develop करें कि वो जो भी हमारे target customers हैं उनको attract कर सके. क्योंकि एक अगर अच्छा डिज़ाइन होगा हमारे प्रोडक्ट का तो वो हमारी परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करेगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो मार्केट में हमें मिल जाएगा. थर्ड वन, स्टैंडर्डाइजेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हम पहले भी बात कर सकते हैं कि प्री डिटरमाइंड जो भी स्टैंडर्ड्स हमने डिसाइड कर रखे हैं, स्पेसिफिकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम प्रोडक्ट को बनाएं और उसमें जो है वो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो रहनी चाहिए. फोर्थ, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. तो पैकेजिंग बेसिकली होता है जो भी प्रोडक्ट का रैपर होता है जिसमें हम उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं, और लेबलिंग बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट पे, जो भी पैकेजिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो लेबलिंग जो है वो डिज़ाइन करना. तो जो पैकेजिंग है और वो लेबलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ साइकिल में. बिकॉज अगर आपकी पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत अट्रैक्टिव होगी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो डिमांड में होगा. फिफ्थ, ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली मतलब कि हमारे प्रोडक्ट का जो मूवमेंट है, जहाँ गुड्स और सर्विसेज जो एक जगह से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर तक या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो डिलीवर करना. 6, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग. तो अगर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड को स्मूथली हमें जो है वो मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की स्टोरेज जो है वो बहुत नेसेसरी है. बिकॉज अगर हमारे पास प्रोडक्ट का स्टोरेज स्टॉक नहीं होगा तो इन केस सडनली डिमांड बढ़ जाती है तो हम हमारी जो सप्लाई है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.